तुम बहुत आसानी से गुर की बातें सोच लेती हो। यह तदबीर वाकई कारआमद रहेगी। बात खत्म करके उसने अपनी इस्तफ्तार तरफ निगाहें चाउफान के चेहरे पर मरकूज कर दी। मैं आज ही ये खबर फैला दूंगा। चाउफान हकला कर जल्दी से बोला। कमजोर मोहरे तेजी से रास्ते से हट जाएंगे। अभी डान का नाम खुलने का वक्त नहीं आया, यह बात अपने जहन में रखना। मैंने बराह रास्त चाउफान से कहा। इसे तजस्सुस में रहने दो। डान ने मेरी तायद की। इसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि कौन इसके पीछे लगा हुआ है। मैं सुन रहा हूं कि वो किसी डैनी पर शुबा कर रहा है। इसके आदमी शहर में डैनी को तलाश करते फिर रहे। यह हमारे हक में बहुत अच्छी बात है। मैंने लुकमा दिया। इसे किसी न किसी के पीछे लगना ही था। वो भटकता रहेगा तो हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। डैनी इसका कोई बड़ा दुश्मन है और बैंकॉक में आया हुआ है तो उसे हम पाल लेंगे। इस वक्त राजन का हर दुश्मन हमारा दोस्त है। डान बोला। मौजूद सुखन खतरनाक मोड़ पर आ गया था। मैं इस वक्त से डरता था जब राजन से दुश्मनी के हवाले से मेरी जात ज़ेर बहस आए। वक्त और हालात मेरी ख्वाहिशात के ताबे नहीं थे। डान को अचानक वो बात याद आ गई जो एक अटल हकीकत थी, मगर मैंने दोहरे किरदार के जरिए इसे एक अफसाने का रुख दिया हुआ था। मैंने सरसरी अंदाज में इस बात को टालने की कोशिश की थी, लेकिन डान ने मुझे या डैनी को पालने का जिक्र करके एक संगीन पेशरफ्त की थी। जैसा हुक्म हो, चाउफान ने रजाकाराना अंदाज में कहा। डान के हर बात में हिकमत होती है। अपने दूसरे कामों के साथ डैनी को भी तलाश करो और उसे मेरे पास लाओ। डान ने मताने से कहा। अली से बेहतरीन राह पर डालेगा। डान बुरा न मानो तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैंने धीरे से कहा। कहो, जो दिल में आता है क्या डालो। मैंने तुम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसने मुरब्बियाना लहजे में मेरी हौसला अफजाई की। यह नाजुक वक्त है। डैनी को तलाश करने की सूरत में हमारे वसाइल बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमें अपनी सारी तवज्जो राजन पर मरकूज रखना चाहिए। मैंने बहुत मोहतात अंदाज में अल्फाज का इंतखाब करते हुए कहा। वो एक झटके का मेहमान है, उसे डैनी के पीछे लगा रहने दो। वह हमारी तरफ से गाफिल रहेगा और हम उसे मार लेंगे। तुम्हारी बात समझ में आती है। वो सर हिलाते हुए बोला तो मेरी जान में जान आई। मैं एक वक्त में एक दुश्मन से लड़ने के असूल का कायल हूं। उसने अपनी बात जारी रखी। डैनी दोस्त है या होगा, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन तुम दुरुस्त समत में सोच रहे हो। छुपे हुए दोस्त को ढूंढना दुश्मन की तलाश से कम नहीं होगा। वसाइल बढ़ जाएंगे। फिलहाल हमें अपनी सारी तवज्जो छोटा राजन पर मरकूज रखना चाहिए। डैनी इसका मसला है, हमारा नहीं। मैंने अपने पेट में पड़ती हुई केरें खुलती हुई महसूस की। मैं नहायत खलूस के साथ डान को चकमा देने में कामयाब हो गया था। डैनी इसे मार लेगा तब भी हमारा नाम होगा। चाउफान ने अदब एहतराम के साथ कहा। बको मत। डान गुस्से से दहाड़ा। दूसरे का मारा हुआ शिकार खाने के बजाय अपना शिकार खेलने पर ध्यान दो। छोटा राजन को मेरे आदमी मारेंगे। चाउफान ने खुशामद में डान की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की थी। डांट पड़ी तो इसने सहम कर मुंह लटका लिया। डान ने अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर नए थाई नोटों की 2 गड्डियां निकाली और मेरी तरफ उछाल दी। यह 1.5 लाख भात है। बड़ी गड्डी तुम्हारा इनाम है, छोटी गड्डी चाउफान और इसके आदमियों के लिए है। मैंने दोनों गड्डियां लपक कर 50,000 भात वाली गड्डी इसी लम्हे चाउफान की तरफ बढ़ा दी। वो कुर्सी से उठकर डान के सामने रकू की हालत में इतना झुकाया कि इसके सर के लंबे लंबे बाल कालीन को छू रहे थे। मैंने तशक्कुर के इजहार के लिए चाउफान की तकलीद करने की जरूरत महसूस नहीं की। खड़े खड़े कहा। डान, तुम कदर शनास हो। इस इज्जत अफजाई के लिए मैं तुम्हारा ममनून हूँ। अपने अखराजात के लिए मेरे पास रकम खत्म हो रही थी। इनाम की सूरत में तुमने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है। मेरे पास रकम की कोई कमी नहीं थी। डान के दिए हुए इनाम को अहमियत देने के लिए मैंने वो अल्फाज कह डाले। अपनी दरिया दिली का जिक्र सुनकर डान के चेहरे पर मुसर्रत आमेज सुर्खी आ गई। बुद्धा तुमको कामयाब करे। आओ मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। डान अपनी मसहरी से नीचे उतर आया। मेरे करीब आकर उसने दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे अपने साथ लेता हुआ ज़ीनों की तरफ बढ़ गया। व्हाइट हाक की तबाही की खुशी में डान का मूड खुशगवार था। वो ज़ीने तय करके हमें अकबी दरवाजे तक छोड़ने के लिए नीचे आ गया। जो भी ज़ीनों पर हमारे कदमों की चाप सुनकर खदमतकार लड़की दरवाजे पर आ गई थी। उसने डान की झलक देखी तो सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। डान ने दरवाजा खोला। चाउफान उसे ताज़ीम देता हुआ यूं बाहर निकला जैसे कोई चूहा घंटों की जिद्दोजहद के बाद चूहेदान से बाहर आता है। हम दोनों गली के सरे तक पहुंचने तक खामोश रहे। फिर चाउफान ने पीछे मुड़कर देखा। मैदान साफ था। डान ने दरवाजा बंद कर लिया था। चाउफान ने अचानक मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अकीदत से चूमा और अपनी आंखों से लगा लिया। चाउफान, तुम्हें बोसा लेने का करीना भी नहीं है। मैंने हल्की सी झुर्री लेकर कहा। तुमने मेरे हाथ पर अपनी जुबान से थूक लगा दिया। मास्टर, थाई बोसा ऐसा ही होता है। जब तक जुबान किसी का लम्स महसूस न करे, होंठों को बोसे की लज्जत का पता नहीं चल सकता। उसे अपना फलसफा बयान करते हुए कहा। मैं दिलो जान से तुम्हारा शुक्र गुजार हूं कि आज तुम्हारी वजह से डान ने मुझे अपने सामने बैठने की इज्जत बख्शी और एक भारी इनाम से नवाजा। मैंने तुम्हारी सिफारिश करने की कोशिश की थी, मगर डान तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता है। वो 28 सेंस दिया। मैं उसकी डांट टपट का बुरा नहीं मनाता,
मुझे उसकी फटकार में भी अजीब अपनायत महसूस होती है। तुमने सुना नहीं कि वो मुझे अपना बच्चा कह रहा था? हालांकि तुम बालिग हो चुके हो और शायद अयालदार भी हो। मैंने उसे छेड़ा। अपनी बुजुर्गी के एतबार से वो मेरे बाप जैसा है। वो डांटता है तो पुचकारना भी जानता है। इसकी ये अदा मेरे दिल को हमेशा मौन कर देती है। कभी कभी तो दिल चाहता है कि इसके कदमों में बैठकर रोना शुरू कर दूं। विस्की के 2-4 गिलास पी लेने के बाद अच्छे खासे आदमी इसी तरह रकीकुल कल्ब हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मास्टर, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं शराब पीता हूं मगर पीकर कभी डान के सामने नहीं आया, उसने बुरा सा मुंह बना के कहा। हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। दोनों ने अपनी अपनी निशिस्तें संभाली और हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया। तूफान के चेहरे से ऐसी तमानियत झलक रही थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा एजाज जीत कर वापस लौट रहा हो। मास्टर, हमें कहाँ जाना है? चंद मिनट तक खामोशी से कार चलाने के बाद उसने पूछा। मुझे होटल छोड़ दूं? हम और कहाँ जाएंगे? मैंने नीम दिली से कहा। 4 बज रहे हैं। उसने अपनी रिस्ट वॉच मेरे सामने करते हुए याद दिलाया। तुमने फिर उसका जिक्र निकाला? मैंने उसे घूर कर तुलसी से कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रिंक आई। मास्टर, मैंने तो किसी का भी जिक्र नहीं निकाला, तुम्हें वक्त बता रहा था। जब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा तो मुझे यूं ही जिच करते रहोगे। तुम्हें अंदाजा है कि डान उसे पसंद नहीं करता। वो तंज से उसे लंबी खोड़ी और हसीना या आलम कह रहा था। मैं हैरान हूं कि उसे ऐसी आमियाना बातें कहां से मालूम होती हैं। जरा लंबी घोड़ी की मानवियत पर गौर करो, तुम डान की सोच के कायल हो जाओगे। वो अपनी मालूमात के हासूल के लिए सिर्फ मुझ पर इन्हिसार नहीं करता। शहर के बथेरे लोग उससे मिलने आते हैं। वो किसी की हौसला अफजाई नहीं करता, फिर भी लोग आते हैं। उनके आने का कोई न कोई मकसद होता होगा। मैंने पूछा। सब दोगले होते हैं। छोटा राजन के आदमियों से चुप कर डान को यकीन दिलाने आते हैं कि वो इसके साथ है। डान जानता कि ऐसे लोग किसी के साथ नहीं होते, वो बनी के यार होते हैं। राजन मर जाए तो शहर डान के हाथों में आ जाएगा। ऐसे वक्त के लिए वो अपने नंबर बनाने के वास्ते आते हैं। इनसे डान को शहर की खबरें मिलती होंगी। मैंने तस्दीक चाही। खबरें मिलती हैं, मगर मैं हैरान हूं कि मादाम से मेरी मुलाकातों की खबर किसने पहुंचाई होगी। मैं इससे बहुत राजदारी के साथ मिला था। यह बात दुश्मन के कानों तक पहुंच गई तो बेचारी मादाम मुफ्त में मारी जाएगी। तुम्हें उसकी फिक्र है, मेरी कोई परवाह नहीं। इसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में पड़ सकता हूं। मैंने तेवरियों पर बल डालकर कहा। मास्टर, तुम असील घोड़े हो। उसने मेरी बात से खुद माजूज होकर हल्का सा कहका लगाया और कहा, मुसीबतें मुझ बेचारे की किस्मत में लिखी हैं, तुमसे दूर भागती हैं। डान अपने काम से काम रखता है, किसी की जाती दिलचस्पियों में मुदाखलत नहीं करता। तुमने देख लिया कि मादाम पर तंजिया तबसरे करने के बावजूद उसने मुझे इससे मिलने से नहीं रोका। इसे मेरी और ली की मुलाकात का इल्म होगा तो वो क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं। उसकी जवानी बहुत रंगीन गुजरी है। आज वो अपनी औरत की वजह से इस हाल को पहुंचा है। वो मुझे कांटों में घसीटता है, तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तो फिर मैं चलूं मादाम की तरफ? मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम्हारी खाल बहुत मोटी है, जहां चाहो ले जाओ। वो खुश हो गया। मैं बाहर रुक कर तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। मेरी फिक्र न करना, कभी तो मुजरत में मादाम से हाथ मिलाकर लौटना हो। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। मैं हिल्टन होटल का नाम लूंगा तो कोई भी टैक्सी ड्राइवर मुझे वहां पहुंचा देगा। वो तुम्हें टैक्सी से नहीं जाने देगी, चौफान ने वसूख से कहा। खुद छोड़ने जाएगी और तुम्हारा होटल देख लेगी। क्या तुम ये खतरा मोल लोगे? तुम्हें परख कर अंदाजा होता है कि अजाब के फरिश्ते कैसे होते होंगे। मैंने भन्ना कर कहा। तुम रुकना चाहते हो तो रुके रहना, मैं अपनी मर्जी से वापस आऊंगा। यस मास्टर। उसने बाया हाथ अपने सीने पर रख कर सर को खम दिया और अपनी बात मनवाने की खुशी में गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। सुबह के अव्वलीन धुंधलके में मैं ली का घर देख चुका था। चौफान ने फुटपाथ के किनारे गाड़ी रोकी तो मैंने वो जगह पहचान ली। गाड़ी उसके फाटक पर क्यों नहीं रोकी? मैंने इश्तबाह अमेज लहजे में पूछा। मसलहत मास्टर, वो बाईं आंख दबाकर लोफराना अंदाज में बोला। इस मुलाकात में मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। गाड़ी फाटक पर रोकता तो मुझे भी उतरना पड़ता। वो हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने गाड़ी से उतरकर दरवाजा बंद किया और ली के फाटक की तरफ चल दिया। ली का दरबान जरूरत से ज्यादा मुस्तद था। मुझे घंटे का बटन दबाने की जरूरत पेश नहीं आई। वो किसी जिन की तरह चौबी फाटक की जैली खिड़की खोलकर बाहर आ गया। अली, मैं ली से मिलने आया हूँ। इससे निगाहें चार होते मैंने शाइस्तगी से उसे बताया। उसके चेहरे पर अचानक यतीमी तारी होगी। उसने बातें फैलाकर कुछ कहा जो मेरे सर पर से गुजर गया। उसने अपने कैबिन की दीवार से लटके हुए इंटरकॉम पर अंदर किसी से बात की, फिर काट के उल्लू की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मुझे देखकर वक्फे वक्फे से यूं मुस्कुरा रहा था जैसे अपने दांत चमकाकर खैर सगाली का इजहार कर रहा हो। मुझे ज्यादा देर तक उसके रूबरू नहीं रहना पड़ा। ली अपने बदन पर एक ढीला गौन पहने बरामदे में नजर आई। वो पुरजोश अंदाज में हाथ लहराती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मैंने भी तेजी से उसकी तरफ पेशकदमी की और बरामदे के सिरे पर हम यकजा हो गए। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। उसने नहायत गर्म जोशी से मेरा हाथ दबाते हुए कहा और मुझे अपने साथ लेकर घर में दाखिल होगी।
ड्राइंग रूम छोड़कर वो कुशादा राहदारी में आगे बढ़ी और बेश कीमत आराइशी अशिया से सजी हुई लॉबी से गुजरकर एक ख्वाबगाह में दाखिल होगी। इसका पूरा घर बहुत हसीन और वसी था, जिसकी सजावट में नफासत के साथ आला ज़ौक़ का मुजाहिरा किया गया था, लेकिन इसकी ख्वाबगाह की सजावट ने मुझे मबहूत कर दिया। बहुत शानदार कमरा है तुम्हारा। मैं इसकी ख्वाबगाह की तारीफ के बगैर नहीं रह सका। तुम्हारे आने से पहले वीरान थी। उसने दरवाजा बंद करते हुए आहिस्तगी से कहा। कमरे की फिजा खुनक थी। किसी तरफ लगा हुआ बेआवाज एयर कंडीशनर तेजी से काम कर रहा था। दरवाजा बंद हुआ तो मुझे कमरे की फिजा में रची हुई अल्कोहल की बू का एहसास हुआ। मैंने गहरा सांस लेकर ली की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में खुमार के हल्के से डोरे तैर रहे थे। मेरे अंदाज से वो मेरा मुद्दा भांप गई और मुझ पर तकरीबन गिरते हुए बोली, थोड़ी सी शराब ऐसी मुलाकातों को दो आतिशा बना देती है। व्हाइट हाउस की तबाही के बाद मैं एक मिनट के लिए भी नहीं सो सकी। मुझे इसकी जरूरत थी। ये कहकर उसने अंगड़ाई लेने वाले अंदाज में अपने हाथ फैलाए और जिस्म पर पहना हुआ गौन उतार कर मसहरी पर उछाल दिया। इसके बदन पर बहुत बड़े घेर वाला एक हुरेरी लिबादा रह गया था, जिसकी तहों से कहीं कहीं उसका मरमरी बदन झांक रहा था। इस दौरान में मैंने मैनोशी के लवाजम से सजी हुई मुनक्कश तपाई देख ली थी, जो एक बड़े सोफे के सामने रखी हुई थी। लेट लाकर उस तरफ चली गई। एक खुशरुबा मंजर मेरे सामने था। खिसकती और सिरकती हुई तहों में उसके बदन के बदलते हुए जाविये नुमाया हो रहे थे। इसके बदन से गौन उतरते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इस शाम की मुलाकात के लिए ली ने कुछ ज्यादा एहतमाम किया हुआ था। वो मेरी मेजबान थी। उसकी पेशकश पर मैं सोफे पर बैठा तो वो मुस्कुराती हुई मेरे बदन से तकरीबन जुड़कर बैठ गई। क्या पीना पसंद करोगे? उसने मेरी तरफ मजीद झुक कर मखमूर लहजा में पूछा। मैं चाय या कॉफी के सिवा कुछ नहीं पीता, मैंने उससे जरा दूर से रखते हुए कहा। ओह, ये बुरी बात है, उसने एक अदा से कहा और अचानक एक हल्की सी चीख मारकर खौफजदा अंदाज में उछल खड़ी हुई। मैंने भी बेसाख्ता अपनी जगह छोड़ दी। बाहर से आने वाली फायर की आवाज बहुत वाज़ेह थी। यह हराम ज्यादा बाज नहीं आएगा। ली ने लम्हे भर बाद अपने इस तरारी रद्दअमल से संभलने के बाद चिल्लाहट और गुस्से के साथ कहा, मुझे किसी से इसके हाथ पैर तोड़वाना पड़ेंगे। मेरे लिए ली के वो अल्फाज हैरान कुन थे। बाहर गोली चलने के बाद उसका वो तबसरा यह जाहिर कर रहा था कि वो अचानक फायर करने वाले से अच्छी तरह वाकिफ थी। तुम किसका जिक्र कर रही हो? मैंने तहायुर ज़दा लहजा में पूछा। ये फूम फाट के सिवा किसी की हरकत नहीं हो सकती। वो गुस्से से बल खाते हुए बोली, वो बहुत घटिया और घनौना आदमी है। पिछले 1 महीने में आज उसने चौथी बार यहाँ से गुजरते हुए हवाई फायर किया है। फूम फाट? मैंने मानी के अंदाज में वो नाम थुराया और कहा, तुम्हारा कोई नाराज और बिगड़ा हुआ आशिक मालूम होता है। फायर के बारे में ली की गुस्सीली वजाहत सुनकर मेरी तशवीश और परेशानी रफा हो चुकी थी। बैंकॉक का एक कोबाश रईसज़ादा है। मुझे सूरत ही से वो मकरू और खलौना नजर आता है। मैं अपना जिस्म बेचती हूँ मगर हर ऐरे गैरे को नहीं। मेरी खलवत में सिर्फ वही लोग आते हैं जो मुझे पसंद ना हो, तब भी कम अज कम गवारा जरूर होते हैं। फूम फाट को मैंने यहाँ से भगा दिया था। इसके दिमाग में अपनी दौलत का खन्नास घुसा हुआ था। इसने मुझे मुंह मांगा मुआवजा देने की पेशकश की। मैंने उसे भी ठुकरा दिया। इसके बाद से वो बदमाशी पर उतर आया है। जब भी ज्यादा पी लेता है तो उसे मेरे वजूद की खलिश सताने लगती है। वो अपने 2-4 हवारियों के साथ यहाँ एक आध हवाई फायर करता हुआ गाड़ी में भाग जाता है। कमीना समझता है कि इस तरह मैं डर कर उसके सामने हथियार डाल दूंगी। वो कहानी सुनाते हुए ली सोफे पर बैठ गई। मेरा हाथ थाम कर उसने मुझे भी अपने करीब बिठा लिया। उसके हुरैरी लिबास की तहें ढलक कर नीचे चली गई थी और मैं उसके वजूद के बाद हिस्सों के लम्स से परेशान हो रहा था। तुम्हें पुलिस को इन वाकयात से आगाह कर देना चाहिए था, मैंने उसे मशवरा दिया। वो इस्तज़ाइया अंदाज में हंस कर बोली, तुम किस पुलिस की बात कर रहे हो? वो फूम फाट के बजाय मुझे ही परेशान करेंगे। इनके लिए वो लफंगा यहाँ का एक बाहसीयत और मुअज़्ज़ज़ शहरी है और मैं एक तवाइफ। वो मेरी शिकायत पर कान नहीं धरेंगे। उसने मेज से गिलास उठाकर तल्ख लावे का एक घूंट लिया और मैं सिरक कर उससे अलग हो गया। इसके ज़हन को इस खफीफ सी तब्दीली से हटाने के लिए मैंने कहा, तुम्हारी ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। तुम दुकान सजाती हो तो यहाँ हर किस्म का गाहक आएगा। कोई दुकानदार आने वाले ग्राहकों पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर तुमने अपने जिस्म को रोजी कमाने का जरिया बना लिया है तो पसंद और नापसंद वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं इस पर कोई समझौता नहीं कर सकती। तुम ब्रिज, पोकर और रमी वगैरह हर एक के साथ नहीं खेल सकते, इसलिए तुम अपनी पसंद और मायार के खिलाड़ी तलाश करते हो। मेरा भी यही मामला है। मैंने उसकी बात वहीं उचक ली। तुम गलत मिसाल दे रही हो। ताश के सारे खेल तफरीह के जुमरे में आते हैं, तुम्हारा काम मुख्तलिफ है। उसने पुरजोर अंदाज में अपने सर को नफी में जुम्बिश देते हुए जवाब दिया, मैं भी अपने पेशे को तफरीह का दर्जा देती हूँ। मैं आलू, चने और दलिया नहीं बेचती, अपने वक्त का सौदा करती हूँ। इसके लिए मुझे अपनी पसंद के इंतखाब का हक है। तुम बिला वजह इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा मामला मुख्तलिफ है। तुम यकीन करो कि तुमसे मिलकर मेरी रूह तक खुश हो गई। तुम जैसे मर्द की रफाकत के लिए मैं मुंह मांगा मुआवजा अदा करने को तैयार हो जाती। ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपना वादा निभाने के लिए आ गए।
معلوم ہوتا ہے کہ تم میں پیرس کی رنگین مزاج اور مالدار عورتوں کی خوشبو آ گئی ہے۔ وہ ہنس دی۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں کبھی پیرس نہیں گیا، لیکن سنا یہی ہے، وہاں اس کماش کی عورتیں آسودگی کی تلاش میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹاتی ہیں۔ میں بھی کبھی پیرس نہیں گئی، اس نے خوش دلی سے اپنی صفائی پیش کی۔ یہ بات یہاں عام ہو جائے تو بینکاک کے سارے کنگال چودے پیرس چل دیں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ پھوم فاٹ یہاں آتا ہے اور فائر کر کے چلا جاتا ہے۔ تمہارا چوکیدار اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ تیزی سے گزرتی ہوئی کار کے خلاف وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ لی نے اپنے ملازم کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ اس پر دورہ پڑنے کا کوئی وقت مقرر نہ دن۔ اب یہی دیکھ لو کہ اس وقت 4 بجے ہیں اور وہ یہاں سے گزرا ہے۔ اگر وہ نشے میں دھت تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوپہر سے شراب پی رہا ہوگا۔ کسی کے گھر پر یوں فائر ہونا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ان کپڑوں میں تمہارا سارا بدن چھلک رہا ہے۔ گون پہنو، ہم باہر چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فوم فاٹ کی حرکت نہ ہو، باہر کوئی اور واقعہ پیش آیا ہو۔ بیٹھے رہو، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مخمور سی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں کسی تفتیش کے لیے نہیں بلایا، یہاں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے رہو۔ باہر کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی تو دربان اب تک انٹرکام پر مجھے بتا چکا ہوتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں پہلے ہی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہماری نگاہیں 4 ہوئیں تو میں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک محسوس کی۔ اس وقت لی کی آنکھیں اس کے دل کی زبان بولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں ان نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ چند ثانیوں بعد سٹ پٹا کر اپنی نظریں چکا لی۔ تم نے مجھے چائے پینے کے لیے بلایا تھا، اس کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ وہ نقطہ ذہن میں آتے ہی میں نے سر اٹھا کر کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم شراب پینے سے ڈرتے ہو۔ اس نے اپنی نسبت میں مجھے اکسانے کی کوشش کی، چائے بھی آ جائے گی۔ وہ آخری فکرہ ادا نہ کرتی تو میں اسے خاصا سخت جواب دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چائے آنے کی اطلاع ملنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لی نے اپنی خوابگاہ میں اپنی سہولت کے لیے بہت سے بندوبست کیے ہوئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اس پرتعیش صوفے کے کسی حصے میں گھنٹی کا بٹن چھپا ہوا تھا۔ لی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے خاموشی سے وہ بٹن دبایا اور اندر گھنٹی کی ہلکی سی مترنم آواز گونجتی ہوئی سنائی دی تو مجھے شبہ تک نہ ہو سکا کہ وہ گھنٹی لی نے بجائی ہوگی۔ چند لمحوں بعد ایک خوبصورت اور نازک اندام لڑکی دروازے پر دستک دینے کے چند ثانیوں بعد اندر آئی تو مجھ پر وہ عقدہ واضح ہو گیا۔ لی کے مقابلے میں لڑکی کا لباس بہت کرینے کا اور مکمل تھا۔ اس کے مؤدب کرینے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لی کی ملازمہ تھی۔ لی نے مسکرا کر تھائی زبان میں اسے کچھ ہدایات دیں اور وہ اپنے سر کا ہلکا سا خم دے کر واپس چلی گئی۔ ملازمہ کو بلایا تھا تو تمہیں اپنے بدن پر گاؤن ڈال لینا چاہیے تھا، یہ باریک ریشمی لبادہ تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی ہے، میں نے ملائمت آمیز لہجے میں کہا۔ اسے سب معلوم ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ویسے بھی یہاں کی عورتیں عورتوں سے پردہ نہیں کرتی، تم بلا وجہ بھکشو بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ لڑکی بہت عمدہ چائے بناتی ہے، پی کر تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تم بہت بے باک ہو، تمہارے ملازمین تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ جب تک انہیں وقت پر معقول تنخواہیں ملتی رہیں گی کچھ نہیں سوچیں گے۔ میں اپنی آمدنی کو سوچ سمجھ کر ڈھنگ سے خرچ کرتی ہوں، سب مجھ سے خوش ہیں۔ اس کے بدن کے ہر جنبش سے اس کا ریشمی لبادہ اس متناسب بدن پر ادھر سے ادھر ٹھلک رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھے بغیر بات کرتا رہوں۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنی کوشش میں کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ اسے اس لباس میں دیکھ کر مجھے مان لینا پڑا کہ وہ فستون خیز وجود رکھتی ہے، جس کے سحر سے کوئی بھی زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے تپائی پر رکھے ہوئے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دوبارہ گویا ہوئی۔ میں نے تمہیں اپنی پوری کہانی سنا دی۔ تم نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ میں نے چھوٹا راجن کی درندگی کے خلاف یہ کارروائی کیوں کی۔ مجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ ابھی تم پھوم فاٹ کے حوالے سے بتا چکی ہو کہ یہاں کی پولیس اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بجائے تمہیں پریشان کرے گی۔ راجن پھوم فاٹ سے بڑا اور خطرناک آدمی ہے۔ اس نے پولیس کے محکمے کے کلیدی افسروں کو خرید کر اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ان سے راجن کے خلاف انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے سامنے صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماسٹر تم بہت گہرے اور ذہین آدمی ہو، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ کا اندازہ تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی بہن کو سپرد خاک کرتے ہوئے تہیہ کر لیا تھا کہ میں چھوٹا راجن سے اپنی بہن کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ تمہاری اور چاؤفان کی وجہ سے میرا وہ عہد پورا ہو گیا۔ اب میں تمہاری باندھی ہوں، مجھ سے نظریں نہ چراؤ، غور سے میری طرف دیکھو۔ میں حسین ہوں، جوان ہوں، سبک اندام اور دراز قامت ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہاری دسترس میں ہوں۔ پتہ نہیں تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو۔ اس کمرے میں آنے والوں کو میں نے اکثر دیوانہ ہوتے دیکھا ہے۔ میرا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ضرور بولتا ہوگا، میں نے پورے خلوص سے اس کی تائید کی۔ میں بھی پتھر نہیں ہوں، گوشت پوش سے بنا ہوا انسان ہوں۔ تمہارے لباس سے جھلکتا ہوا سراپا دیکھ کر میرے دماغ میں بھی انگارے سے چٹک رہے ہیں۔ وہ فاتحانہ انداز میں دھیرے سے ہنستی۔ آدمی ایماندار ہو، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم چائے پی لو، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کو خود پر کتنا قابو ہے۔
وہ اپنا گلاس لے کر ایک ادا کے ساتھ اٹھی اور مست خرامی کرتی ہوئی اپنی پرتکلف مسحری پر میرے سامنے تراز ہوگی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے برابر میں بیٹھے رہنے کے بجائے وہ میرے سامنے آ کر مجھے زیادہ مؤثر انداز میں رجھا سکے گی۔ اس نے نزاکت سے اپنا گلاس مسحری کے گدے پر رکھا اور اپنا چہرہ بائیں ہتھیلی پر ٹکا کر میری طرف کروٹ لے لی۔ اس کے دائنے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ سے سرمئی دھواں لہراتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ لی، مجھے امتحان میں مت ڈالو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنا گاؤن پہن لو، چافان تمہیں بتا چکا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔